देखेंगे। आइए, तो लास्ट क्लास में शुरुआत करी थी भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की, और मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज अब वहां से आगे की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक का हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज अब वहां से आगे शुरू करेंगे। आओ जरा हेडिंग लिखो, या लिख रखी होगी शायद तुम लोगों ने, डेरिवेशन फॉर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या निकालेंगे? आओ देखो, आराम से समझ समझ के करेंगे डेरिवेशन को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है भाई। आइए, अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स का फॉर्मूला होगा QE, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो मैं Q की जगह लिख सकता हूं EE। बोलो सही है? थोड़ा अच्छे से बोलो। फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है स्मॉल e, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगी? EE। अच्छा, ऑल्सो 11th क्लास में तुम लोगों ने फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मान लो कंबाइन कर दूं और मैं कहूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यार लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ फोर्स है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ma बराबर क्या होगा? EE। ma बराबर क्या होगा? EE। और अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू क्या आएगी? EE बाय m। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। भाई a की वैल्यू क्या निकलेगी? EE बाय m। अब तुम ध्यान लगा के सोचो, लास्ट क्लास में हमने कहा था कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोलिजन्स की वजह से। किसकी वजह से है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोलिजन्स की वजह से। कौन कोलाइड कर रहा है? तुम लोग कोलाइड कर रहे हो मुझसे, जो मैं पास होने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे अंदर से। अरे भाई, मैं करंट बना रहा हूं, मैं वो इलेक्ट्रॉन हूं जो चार्ज को लेके जा रहा हूं। जब तुमने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा, हाँ ना बोलो? तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो वायर में से होके भागेगा। मैंने भागना शुरू किया, लेकिन तुम वायर के इलेक्ट्रॉन हो जो पहले से थे, तुम ऑलरेडी चल रहे थे, तो तुम चल रहे थे तो तुम एक दूसरे से भी टकरा रहे थे और तुम मुझसे भी टकरा रहे थे। तो जब मैंने जाना शुरू किया तो तुम टकराए मुझसे, तुमने रोका मेरा रास्ता, जिससे मेरी रफ्तार हो गई कम। जिससे मेरी रफ्तार क्या हो गई? इसी वेलोसिटी को हमने किसका नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अब दिमाग लगा के देखो, मैं जब ऐसे पास करने की कोशिश करूंगा तो कोई एक कोलिजन थोड़ी होगा। अरे भाई, बहुत सारे कोलिजन हो सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इधर चला टकराया, फिर इधर चला टकराया, फिर थोड़ा सा ऐसे चला टकराया, बार बार मैं रास्ता भी बदल रहा हूं और कोलिजन्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कितने कोलिजन हो रहे हैं, मैंने मान लिया n कोलिजन हो रहे हैं। कितने कोलिजन हो रहे हैं? n। तो मैं क्या लेट कर लेता हूं कि लेट V1, V2, Vn be the final and U1, U2, Un be the initial velocities, be the initial velocities of electron। बोलो सही है? यार, जब हर बार टकराऊंगा तो मेरी रफ्तार क्या हो जाएगी? चेंज। जितने ज्यादा बार टकराऊंगा मेरी रफ्तार हर बार क्या हो जाएगी? चेंज। तो उस वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया? V1, V2, Vn। और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया? U1, U2, Un। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल क्या होती है? V बराबर U प्लस AT। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V1 बराबर U1 प्लस एक्सेलरेशन की जगह, टाइम की जगह हम यहां पे लिखते हैं टाउ। कुछ याद आया? कक्षा 11 टॉर्क।
उसका सिंबल भी यही होता था टाउ, लेकिन अभी हम यहाँ पे टाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? टाइम के लिए। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, टाउ को क्या बोला जाता है यहाँ पे समझो। टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? इसलिए इसको अलग से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। क्यों बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी मैं समझाता हूं। जैसे मान लो जब मैं पासिंग इलेक्ट्रॉन था, मैं यहां खड़ा था, मैं यहां से हल्का सा ऐसे चला, इससे टकरा गया, मान लो इसने मुझे टक्कर मार दी। अब यहां से मैं थोड़ा और आगे आया, फिर इससे टकराया, तो ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? यहां से यहां आने का टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का समय। और दो कोलिजन्स के बीच में किसी से भी कोलाइड नहीं कर रहा, सो मैं बेसिकली रिलैक्स कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई द टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। दैट्स व्हाई द टाइम इज कॉल्ड। और इसलिए हमने इसको किससे डिनोट किया? टाउ 1 से। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं, मान ले मैं लिखता हूं V2, तो V2 लिखूंगा U2 प्लस A इंटू में टाउ 2। अगर मैं लिखूंगा Vn, मैं लिखता हूं UN प्लस A इंटू में। अब हो सकता है तुम में से बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि सब पे 1 2 3 लगा दिया इस आदमी ने, बट एक्सेलरेशन पे नहीं लगाया। इसने A1 A2 AN नहीं लिखा। क्यों? ध्यान से देख, ये रहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्या स्मॉल ई एक कांस्टेंट है? हाँ, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या मास एक कांस्टेंट है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है? बैटरी। और बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फिक्स है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? इसलिए उसकी जगह A1 A2 AN यूज नहीं किया, मैं खाली क्या यूज कर रहा हूं? A। बोलो क्लियर है? अब अगर डेफिनेशन पढ़े हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा था कि ये जितनी भर भी वेलोसिटीज हैं, इनका सबका मीन निकाल दो। इनका क्या निकाल दो? सबका मीन निकाल दो। आओ तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन VD जो होना चाहिए वो V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? N। हाँ ना बोलो यार। एवरेज निकालने का यही तो तरीका है कि अगर n कोलिजन्स हो रहे हैं तो n से क्या कर दो? बोलो सही है। V1 V2 Vn की वैल्यू रखो। V1 की वैल्यू U1 प्लस A टाउ 1, V2 की जगह U2 प्लस A टाउ 2 प्लस अप टू Vn की जगह UN प्लस A टाउ n डिवाइड बाय n। बोलो सही है भाई। U एक साइड कर लूं और टाउ टाउ एक साइड, तो VD बराबर देखियो U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN डिवाइड बाय n। जमा में A ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइड बाय n। हाँ ना बोलो? सही है। अलग अलग कर दी टर्म्स। U1 U2 UN ये हैं इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटीज। कौन सी वेलोसिटीज? किसी भी बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी उसके टेम्परेचर की वजह से होगी। कक्षा 11 जो तुम लोग पढ़े नहीं, जो तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, इनको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? याद कर, मैंने पिछली क्लास में H कैमरलिंग ओन्स का भी एग्जांपल दिया था। मैंने तब ये बताया था कि तुम जो इलेक्ट्रॉन दौड़ भाग रहे हो, अगर मैं तुम्हारी इस दौड़ भाग को खत्म कर दूं तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तुम्हारी दौड़ भाग को कैसे खत्म किया गया था? टेम्परेचर को कम करके, सुपरकंडक्टर बना के। और मैंने उसकी वैल्यू बताई थी कि मरकरी के लिए टेम्परेचर की वैल्यू 4.2 केल्विन है। हाँ ना बोलो? तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की है वो टेम्परेचर की वजह से है। किसकी वजह से? अब तू समझ बात को, समझ। मान ले ये पेन है, इसमें भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे यार, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे होंगे? मोशन। क्या कर रहे होंगे? टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर तो है ही ना, तो ये दौड़ रहे हैं। कोई इधर दौड़ रहा है, जैसे तुम दौड़ रहे थे तुम्हारे पैर में जब मोटर फिट करी थी मैंने, तो कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई सब भाग रहे हैं, है ना। अगर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो ये पेन क्यों नहीं भाग रहा अपने आप? सवाल है, लॉजिकली सोचने वाली बात है।
अगर इसके इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो ये पेन चलना चाहिए ना खुद से, बल्कि पेन ही क्यों, दुनिया की हर बॉडी चलनी चाहिए खुद से, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर भी एक फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करें तो सारे करने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो आएगा नहीं। नहीं, ये एक्चुअली इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या आती है, ये इस तरीके से कोलाइड करते हैं कि एक उधर से आया एक उधर से आया, डिशुम खत्म, इनका कोई नेट रिजल्टेंट निकल, और अगर कोई नेट रिजल्टेंट निकल पाता तो दुनिया खत्म हो जाती। ये दुनिया क्या हो जाती, गाड़ी अपने आप चलती, हर चीज अपने आप क्या करती, मोशन करती। तो ऐसा तो पॉसिबल, क्योंकि हर बॉडी की एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, तो ये वाली जो टर्म है ये भी तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, ये वाली टर्म भी क्या होगी, 0, ये वाली टर्म भी क्या होगी, और क्योंकि ये वाली टर्म 0 होगी तो मैं क्या लिख सकता है कि Vd बराबर 0 प्लस एक्सेलरेशन की जगह, और इस पूरे की जगह मैं खाली लिख देता हूं टाउ, खाली क्या लिख देता हूं, आगे डिफाइन कर रहा हूं, इस पूरे की जगह मैं खाली लिख देता हूं टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइड बाय n, और इसको कहा जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा जाता है इसको, बोलो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज है ना हर टाइम का, हाँ ना बोल। तो Vd का फॉर्मूला क्या बना, A इंटू में, A का फॉर्मूला तो अपन ने ये निकाला था ना, E बाय m, इसकी वैल्यू उधर A की जगह क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट, तो Vd का फॉर्मूला क्या आएगा, E टाउ बाई m। Vd का फॉर्मूला क्या आ गया, E टाउ बाई, दिस इज द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, E टाउ बाई m। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान रखने वाली बात, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तुम टेम्परेचर को बढ़ाएगा टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो Vd भी। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में भी कि अगर मैं तुम लोगों का टेम्परेचर सपोज करो इंक्रीज कर दूं तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा तेजी से कोलिजन करना शुरू कर दोगे, ज्यादा तेजी से कोलिजन करोगे तो मुझसे भी ज्यादा टकराओगे ना, और अगर मुझसे ज्यादा टकराओगे तो मेरा रास्ता ज्यादा रोकोगे, मेरा रास्ता ज्यादा रोकोगे तो Vd कम हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी, उतार डालो। वो सभी लोग जिन्होंने बेसिक क्लास की छुट्टी कर ली पिछली क्लास की, मुझे उनसे सहानुभूति तो है बट मैं उनका कर कुछ नहीं सकता, सीधी सी बात, कड़वा है बट सच है। जो आदमी कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर रहा, किसी यूनिट की स्टार्टिंग में ही पहली क्लास ही छुट्टी कर लें तो फिर तो देख लेना, अभी अपलोड कर दूंगा मैं आज घर जाके ना लेक्चर। तो thermal velocity and average thermal velocity of a body is always 0, of any body is always 0. मैं देखो तुम्हारे लिए मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकता, जो सच्चाई है वही बताऊंगा भाई, मेरे बस की नहीं है। बहुत से टीचर तुमने देखे होंगे एडमिशन लेने जाओ ऐसे सपने दिखा देंगे, अरे 100 में 100, बिल्कुल भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेगा तो आएंगे, नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। मैं थोड़ी पेपर लिख दूंगा यार तुम्हारा। अभी आओ तुम मेरे पास 2 महीने बाद एडमिशन लेने भगा दूंगा भाई, इस मामले में बहुत गंदा आदमी हूं मैं तो। 11वीं में आओ, साल के एंड तक बिल्कुल लूंगा एडमिशन, 12वीं में नहीं, क्योंकि 12वीं में क्या लाना होता है, रिजल्ट। 11वीं का रिजल्ट अपने कोई लेना देना नहीं, 11वीं वैसे ही फेल होते हो जाओ,
समझा नहीं? तू मेरे पास पढ़ने आया सितंबर में, मुझे मालूम है तू फेल होगा, मैं जानता हूं 90% तू फेल होगा। अच्छा तू किसी और के पास पढ़ेगा तो भी फेल ही होगा, पास तो तू वैसे भी नहीं हो रहा। तो वहां मैं तुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दूंगा। क्यों? आता हुआ पैसा बुरा नहीं लगता? अरे तू वो पैसा किसी और को जाके दे सकते, मुझे दे। लॉजिक है सीधा सा। 12वीं में तू आएगा, मैं सच बोल दूंगा तुरंत कि भाई देख कुछ नहीं हो सकता तेरा, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तो तेरी मर्जी है। समझे? इस चीज को रियलाइज कर लो भाई साहब, सुखी रहोगे। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। समय दूंगा लिखने का, इधर ध्यान दे, इधर इधर देखा, समझने पे जोर दो। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लेना देना है आपस में, जरा निकाल के देखते हैं। थोड़ा थोड़ा ना आराम से करेंगे डेरिवेशन को, कोई जल्दबाजी तो अपने को है नहीं। एक काम करो, एक तार बना लो। ये मान लो हम लोगों ने बना लिया एक वायर। आइए, वायर सिलेंड्रिकल होता है तो हमने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना लिया। और भाई हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए, और इस वायर की जो लेंथ है इस वायर की, वो हम मान लेते हैं एल। ठीक है जी। साथ के साथ एक चीज और हम इसके अंदर लेट करेंगे, हम ये मानेंगे कि लेट स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझो बात को, ये नई क्वांटिटी है तुम्हारे लिए, मैं समझाता हूं ये क्या है। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब होता है, आगे ये तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगी। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये मतलब होता है नंबर डेंसिटी का। क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल भाषा में बताऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। मुझे नहीं पता ना इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने मान लिया कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। डेरिवेशन करते हैं। ये वायर है सिलिंड्रिकल। वायर कैसी है? इस वायर का वॉल्यूम निकालें अगर हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वायर, ध्यान से देखो, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका जो फॉर्मूला होता है, मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका जो फॉर्मूला होता है, क्रिश, क्या होता है भाई? सो रहे हो? नींद आ रही है? नहीं आ रही है? ये उतारो, नकाब उतारो, नकाब, यहां कुछ नहीं हो, उतारो इसको, नकाब को उतारो, नकाब उतारो। सभी लोग, तो भी उतार दी। तुम्हारे चेहरों से पता तो चले तुम्हें कितना समझ आ रहा है। चेहरा दिखेगा नहीं तो बता नहीं सकता। यस बता देगा। वॉल्यूम, आकाश तो बता ही देगा। शाबाश। समझ रहे हो ना क्यों नहीं आती तुम्हें फिजिक्स? आयुष, वॉल्यूम, आपस में चर्चा नहीं, नो चर्चा। आईएएस में आएगा ये सवाल। वॉल्यूम, खतरा। समीर तो बता ही देगा। तुम बताना भाई, तुम्हारा नाम है लोकेश, बताओ। 4πRL। यस, शाबाश, भाई ने इन्वेंट किया फॉर्मूला 4πRL। अब सच सच बताओ, कितनों को सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद नहीं है? रेज योर हैंड्स।
मेरा टाइम ना बर्बाद करो, एक ही बार में बता दो। अच्छा, मतलब बाकी के जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें याद है, चल भाई बता कुलदीप। गलत। साइड का बटन बंद कर। पर ये क्या है, सुल्तानपुरी हरकत। राय साहब, राय साहब ने सारा काम खराब कर दिया। शकल से लग तो नहीं रहा था बता पाओगे, बता दिया। पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। शर्म आती हो थोड़ी बहुत अगर, तो कहीं एक मग्गा पानी में डूब के मरो तुम लोग। आई बात समझ में? तुम लोग कैसे 12वीं में तुम लोग बैठे हो, बिल्कुल ही मतलब हद है। वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई वायर भी सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही बनेगा। अच्छा ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर की जगह तो मैं एरिया ऑलरेडी ए मान चुका हूं ना, और हाइट की जगह मैंने क्या माना है, एल। तो क्या मुझे वॉल्यूम लिखना चाहिए ए एल? हाँ ना बोलो। अब ध्यान से सोच, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो एल मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मुश्किल सवाल है, दोबारा सुनो, फिर से सुनो। 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एल एन। हाँ ना बोलो। तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने बन गए? ए एल एन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? ई। तो ए एल एन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? ए एल एन इंटू में ई। अरे एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, तो ए एल एन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? ए एल एन इंटू में ई। बोलो सही है? तो चार्ज जो हुआ, टोटल चार्ज जो बना वो क्या बना? ए एल एन इंटू में ई। बोलो सही है? इसको एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर है? अच्छा ध्यान लगा के देख, अगर मैं ये मान लूं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना है ना। इलेक्ट्रॉन को दूरी कितनी तय करनी है? एल। कितनी दूरी तय करनी है? एल। तो यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। इलेक्ट्रॉन को दूरी कितनी तय करनी है? एल। इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वीडी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? और टाइम क्या ले लें? टी। तो ध्यान से देख, टी बराबर क्या बनेगा? एल अपॉन में, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। सही है क्या? एज एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, करंट बराबर है चार्ज पर यूनिट टाइम। होता है ना? करंट बराबर क्या है? चार्ज पर यूनिट। सही है? आई बराबर चार्ज, ये रहा चार्ज, कितना निकला? ए एल एन ई। वैल्यू यहां रख दे, ए एल एन ई। टाइम कितना है? एल बाय, तो एल तो आ गया नीचे और वीडी चला गया, एल ने एल को मार दिया। और आई का जो फॉर्मूला बना, ए एन ई वी डी। आई का क्या फॉर्मूला बना? ए एन ई। यही है रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ये दो वजह से फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से होना है वो केवल इसी से होएगा, दूसरे फॉर्मूले से हो नहीं पाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को तो याद ही रखना है, डेरिवेशन भी पेपर में आती है। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाता है। मतलब वीडी जितनी ज्यादा होगी करंट उतना, सोच के देख ले लॉजिकली, तेरे को पता पड़ जानी चाहिए। जितनी ज्यादा मेरी रफ्तार होगी बाहर निकलने की,
करंट में उतना ही ज्यादा बनाऊंगा, हाँ ना बोल। और अगर तुम मुझे निकलने नहीं दोगे तो मैं करंट क्या बनाऊंगा, कम। बोलो आया, पक्की बात। उतार, डेरिवेशन उतार भाई। कंपार्टमेंट तुम्हारे लिए बना ये सवाल, दिस इज स्पेशली हैंड पिक्ड फॉर यू पीपल। वाई? अपन को क्या है कि पहले ही तैयारी करा रहे हैं, कल को कुछ गड़बड़ हो जाए अपना पहले ही तैयारी कर लो। सवाल करके दिखा दो जल्दी से, फटाक से। 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है भाई, मुझे आंसर चाहिए 30 सेकंड में। अभी बताऊंगा, मैं बता दूंगा, आगे आएगा, वो टेंशन मत ले। ओए आपस में नहीं बात करनी, कोई साथ नहीं जाएगा पेपर देने, अकेले अकेले करो। करो जल्दी, शाबाश। कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ तो लिख रहा है, कहना क्या चाह रहा है ये। ANEVD, ANEVD चार्ज, जी जी। सबसे पहले ये लिख लिया करो, गिवन क्या है। नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, करंट दे रखा है, नंबर डेंसिटी 9 गुणा 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू फाइंड VD बराबर क्या। इससे एक तो हेल्प मिलती है ये पता लग जाने से कि क्या गिवन है और क्या पूछा है। तुम जरा ढूंढने की कोशिश करो उन दोनों के बीच का कोई रिलेशन। तो अब I और VD का तो एक ही रिलेशन है भाई, I इज इक्वल टू ANE, डायरेक्ट होगा। करंट कितना दे रखा है, 1.5। बोल A की वैल्यू क्या है, 10 की पावर, N की वैल्यू दे रखी है भाई 9 इंटू 10 की पावर 28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू VD। निकाल दो VD। हाँ कैसे, कल भी किया था हम लोगों ने। इसका आंसर लगभग आ रहा था 0.1 इंटू 10 की पावर -2। क्या करूंगा, यहीं लिखो। इक्विवेलेंट में पूरा कैलकुलेट नहीं किया ना, 1-2 डेसिमल प्लेस और कर दो तो बराबर लगा लेना। 0 पॉइंट, तो फिर ऐसे लिख सकते हो, आएगा पर यही वही लगभग। ये आ गया आंसर। आपकी गणित की काबिलियत पर हमें थोड़ा सा ना भरोसा सा नहीं है। हाँ नहीं, जो बेचारे बिना बायोलॉजी के भी हैं उनका भी सेम सिचुएशन चल रही है। अरे हो गया क्या? आगे बढ़ जाएं। कैलकुलेशन क्या उतार रहे हो, शर्म नहीं आ रही हैं? सवाल तो यहां खत्म हो गया जब वैल्यू पुट कर दी मैंने, खत्म। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इसको तो खुद से कर लो या घर जाके इस पे भी कैलकुलेटर चलाओगे। चलो देखो इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 2।
दिल्ली 2002 में पूछा गया, क्या था पता? टेम्परेचर से क्या लेना देना भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना? तो ये कह रहा है यहां पे बेसिकली राइज हुआ है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज हुआ है तो सुन, लिखेंगे कैसे? Vd बराबर ई टाउ बाई एम एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस एंड टाउ डिक्रीजेस तो Vd, तो आंसर रहेगा कि Vd विल डिक्रीज। और ये बात याद रखना, सुन लो मेरी बात, जब भी कभी ये एक नंबर का इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं। आप डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज मत लिखो, कोई नंबर नहीं देगा तुमको फॉर्मूला लिख के बताना पड़ेगा कि ये रिलेशन है और इस वजह से घटिया बढ़ रही है। बोलो सही है? ये वाला सवाल ट्राई करेंगे भाई, ये भी पूछा गया है। ऑल इंडिया 2010 करो जरा। करो करो आराम से, शांति से, शाबाश, वाह वाह। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना कूटना चाहते हैं सनम, और दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे। जल्दी करो, आंसर लिखा हुआ है 1:2, सही है, यही आएगा। हो गया? शाबाश, आपको पूरे 50 पैसे मिलेंगे इनाम में। लिखते रहा करो, फिर बाद में क्लेम कर लिया करो, रिडीम कर लेना इन्हें फीस के टाइम पे। महंगे सवाल यहां नहीं देता सीबीएसई में, एक्चुअली सीबीएसई में महंगे सवाल होते नहीं है। अबे नीचे वाला कर ले, पहले ऊपर वाला उतार ले गधेड़ा। हेलो, हाँ जी मैम, मैं भी क्लास में हूँ, 10 मिनट में क्लास छूटेगी, मैं फिर आपको कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई। अरे हुआ नहीं हुआ यार? फॉर्मूला लगेगा यार, आई बराबर ए एन ई वी डी यार, वही फॉर्मूला लगेगा 2 बार। इधर देख, आजा इधर देख, मेरे को मालूम है ना कहां फंसे होगे, बताऊंगा, देख कहां फंसे होगे तुम लोग। आओ, अगर किसी ने सही सही किया होगा तो कहता 2 कंडक्टिंग वायर है एक्स और वाई जिनका डायमीटर सेम है, या डायमीटर सेम है तो इसका मतलब एरिया भी सेम है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ए एक्स बराबर क्या है? पहली बात, ए एक्स बराबर क्या है? कहता दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, दोनों को सीरीज में लगा दिया। अगर नंबर डेंसिटी एक्स की डबल है जो वाई की है, तो कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकाल, मतलब वी डी एक्स अपॉन में क्या निकालने का? फॉर्मूला लगाओ। आओ इधर देखो, आई एक्स बराबर ए एक्स एन एक्स ई वी डी एक्स, ई तो कांस्टेंट रहता है ना, और आई वाई बराबर ए वाई एन वाई ई वी डी वाई। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले 1 को डिवाइड कर ले किससे? देख जरा, आई एक्स डिवाइड बाय आई वाई, ए एक्स एन एक्स ई वी डी एक्स अपॉन में ए वाई एन वाई ई वी डी वाई। ई से ई, ए एक्स बराबर ए वाई है तो ए एक्स से एन एक्स की जगह क्या दे रखा है? 2ny। तो मैं क्या लिख सकता है कि आई एक्स डिवाइड बाय आई वाई बराबर एन एक्स अपॉन एन वाई, एन एक्स की जगह 2ny अपॉन में एन वाई इंटू में वी डी एक्स अपॉन में वी डी वाई। एन वाई से एन वाई गया, क्या बचा? आई एक्स अपॉन आई वाई बराबर 2
इंटू वी डी एक्स अपॉन में वी डी वाई। अगर किसी ने बिल्कुल सही सही दिमाग लगाया होगा तो वो यहां तक आ गया होगा। अब उसे ये नहीं पता पड़ा होगा कि करंट का क्या करूं। तो ध्यान से देखो, सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? और अभी 12वीं में तो पढ़ाया नहीं, 10वीं में भी ये पढ़ाया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? और क्योंकि करंट सेम होता है तो आई एक्स से आई वाई, इसलिए बचा क्या? 1/2 बराबर वी डी एक्स अपॉन में वी डी वाई। आंसर उतार लो जिनसे नहीं हुआ। सीरीज में करंट क्या रहता? सेम। कितने लोगों का यहां तक सही हुआ था? हाथ खड़े करना। नहीं, इसका मतलब तुम पल्ले ही नहीं पड़ा। करना क्या है? उतार डालो फटाक से। सही कितने लोगों का हुआ था? 1/2। कितनों का आया आंसर? 3 लोगों का। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सवाल करो। दिल्ली 2002 और सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल इंडिया 1997। मतलब पुराना सवाल है बट अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, करो जरा, करो, शाबाश। है ना? यस, लेट्स सी। लेट अस सी। आओ चलो मैं कराता ही। टाइम पास क्यों करने का, सीधा सवाल करने का। क्या कह रहा है सवाल को? आओ समझो। कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगी अगर लेंथ को डबल कर दूं लेकिन वोल्टेज को सेम रखूं। वीडी का फॉर्मूला ई टाउ बाई, ना तो इस फॉर्मूले में वोल्टेज और ना इस फॉर्मूले में लेंथ, तो नो चेंज। लेकिन फिर मैं 1 मिनट के लिए जरा ठहरा और मैंने लॉजिक पे दिमाग लगाना शुरू किया। मैं वो इलेक्ट्रॉन था जो चार्ज को लेके जा रहा था, तुम वो इलेक्ट्रॉन थे जो वायर के थे और जो मुझसे टक्कर, मतलब मुझे टक्कर मार रहे थे, ये समझ। मैंने सोचा कि अगर मैं इस गेट को यहां से और पीछे शिफ्ट कर दूं, मतलब इस वायर की लंबाई को क्या कर दूं, तो मेरे को एक बात तो समझ में आई कि मैं लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा मुझे टक्कर उतनी ज्यादा लगेंगी, और अगर मुझे टक्कर ज्यादा लगेंगी तो भाई मेरी रफ्तार घटनी चाहिए यार। लॉजिक तो यार यही कह रहा है, बट ये साला फॉर्मूला वो नहीं कह रहा है। तो या तो मेरा लॉजिक गलत है या मेरा फॉर्मूला गलत है। तो यहां पे दोनों ही सही हैं, लॉजिक भी सही है और फॉर्मूला भी सही है। फेर जो है वो बुद्धि का है। कैसे? आओ जरा समझें। एक वायर बनाओ, वायर की लेंथ L, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, E बराबर V बाय R, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहां पे वायर की लेंथ क्या है, तो R की जगह क्या लिखूं, पुट EV टाउ बाई L बढ़ेगा VD। आंसर आया? L बढ़ेगा तो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, होना भी चाहिए। लॉजिक से भी वही आंसर आया। आना बोलो उधर। उसका असर थोड़ा कम होता है, मतलब देखा जाता है ना कौन सा फैक्टर ज्यादा असर करता। हुआ नहीं हुआ यार, बढ़े आगे। 2 फॉर्मूले लिखने, फटाक से लिख लो यार। गुड क्वेश्चन।
वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ओ भाई मास्क लगा के छींक मार, मतलब जो छींक मार रहा है तो मास्क उतार दे रहा है। तू बहुत बढ़िया आदमी है यार। वैसे ऐसा है, तुमको होना जाना कुछ नहीं, टेंशन मत लो। जिसको जो होना था वो हो लिया, ठीक है। और जब तुम लोग 8 बजे यहां तक चारा चर के सोते हो, तुम्हें क्या ही होगा? क्यों परेशान होते हो? सवाल करो। 5वां, ये मैं ही कराऊंगा, सुन ले। बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और सवाल ये उठाया गया है हरीश चंद्र वर्मा से। हरीश चंद्र वर्मा कहता है अगर वायर में बेंड आ जाए तो वायर की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। मैं ये सवाल क्या सोच के बनाया गया वो सोच बताता हूं। मान लो ऐसे है वायर, तो कह रहा मैं वायर को मोड़ दे रहा हूं तो उससे रेजिस्टेंस पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अब एक जो काउंटर क्वेश्चन है इसका कि फर्क क्यों पड़ना चाहिए। आओ, मान लो ये पानी का पाइप है और इसमें से पानी फ्लो हो रहा है। अगर अब पाइप को मोड़ देगा तो रफ्तार पे फर्क पड़ेगा ना? पड़ता है ना, प्रैक्टिकल है। करंट भी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, करंट भी तो इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर वायर को मोड़ देने से इसके फ्लो पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अब इसका मैं तुझे सवाल जवाब देता हूं। लॉजिकल लॉजिक है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं हूं, पैदल चल रहा हूं, ठीक है, चला, मुड़ गया, मुड़ने में कोई परेशानी नहीं, रफ्तार भी नहीं बदली, फिर मुड़ गया, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरी रफ्तार अभी क्या है, कम। भाई मेरी रफ्तार कम है तो मतलब मेरा मोमेंटम अभी क्या है, कम। मान ले चलने की बजाय मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो फिर एकदम से मुड़ने में मुझे क्या होगी, परेशानी। भाई क्यों? क्योंकि अब मेरी रफ्तार ज्यादा तो मेरा मोमेंटम ज्यादा। सोच अगर मैं साइकिल चला रहा हूं तो, और एकदम से मुझे मुड़ना है तो क्या मुझे साइकिल धीमी करनी पड़ेगी पहले? बाइक चला रहा हूं तो और रफ्तार कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब मेरा मोमेंटम जितना ज्यादा होगा मुझे टर्न लेने में उतनी क्या होगी, परेशानी, और मेरा मोमेंटम जितना कम होगा मुझे टर्न लेने में उतनी क्या होगी, आसानी। अब तू ध्यान से देख, अगर तू इलेक्ट्रॉन का और पानी का ही कंपैरिजन कर दे तो तू ध्यान लगा के देखेगा तो पानी का मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम, ये जब एकदम से जब पाइप को मोड़ देते हो तो पानी एकदम से नहीं मुड़ पाता, दीवार से टकराता है, यहां पे टक्कर होगी। इस वजह से पानी के फ्लो पे तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना, इसका मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर -4। ये मोमेंटम बहुत ही कम है, देखना 10 की पावर -35 ना के बराबर मोमेंटम है। तो जब तू वायर को मोड़ देता है तो इलेक्ट्रॉन तो मेरी तरह पैदल चल रहा है, कितना ही मोड़ ले आराम से मुड़ जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से मुड़ जाता है इसलिए वायर में बेंड आने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझ आ गया? आंसर मैं लिखाऊंगा, लिख इसका आंसर, इसका आंसर लिख। एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, as momentum of electron is very less, as momentum of electron is very less, comma, it can bend around the corners, it can bend around the corners, around the corners of a wire very easily, very easily. Hence bends do not affect its resistance. Hence bends do not affect its resistance. इसलिए बेंड जो होते हैं वो इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं करते हैं। हाँ ना बोलो भाई, ये बात समझ में आई? बस अभी बाकी के 2 सवाल का उत्तर, और हाँ ठीक है, इनको अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात मुझे बताओ,
आज जो मैं ये पढ़ाया ये तुम लोग को पल्ले पड़ गया? घर जाके भाई साहब इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। क्या पता तुम अगली क्लास में आओ और मैं तुमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पहले 10 मिनट में करवा के देखूं, और शायद तुम ना कर पाओ तो मुझे तुम्हें पीटने का क्या मिल जाए? मौका। और ऐसा मौका मुझे